हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो अपना इसके अंदर ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 2 पढ़ेंगे, DC मोटर। जो चैप्टर 2 है DC मोटर, इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आने वाले 2023 जो जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, सभी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे इसके अंतर्गत। जो छात्र इन वीडियो को पढ़ लेगा समथिंग उसकी 80% का समथिंग प्लस ही बन के निकलेगी। तो मेरा कहना यही है कि इनको पढ़ते रहें, देखते रहें, वीडियो को समझते रहें। स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत कि 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल से जुड़े प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य क्या है। 4 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉयल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो इसका जो उद्देश्य है वो जो लिखा है ऑप्शन ए इसका सही है। NTC ये गलत लिखा है, ये NBC इंग्लिश में लिखा है। तो NBC में धारा सीमा, मतलब NBC कॉयल, NBC मतलब होता है नो बोल्ट कॉयल। NBC फुल फॉर्म होती है नो बोल्ट कॉयल। इसमें क्या है, NBC में धारा की सीमा को लिमिट में रखने के लिए NBC में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कम्यूटेटर क्यों तेज़ चमक उत्पन्न करता है। तो कम्यूटेटर जो होता है जो चमक तेज़ उत्पन्न क्यों करता है, तो ये चमक जो उत्पन्न करता है ब्रश की गलत स्थिति के कारण। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कम्यूटेटर जो तेज़ चमक उत्पन्न इसलिए करता है कि ब्रश की गलत स्थिति, जो ब्रश लगे रहते हैं कम्यूटेटर के DC मोटर में, क्या होता है जो बाहर से सप्लाई जो दी जाती है वो ब्रश के माध्यम से कम्यूटेटर पर सप्लाई दी जाती है। इससे क्या है कि मोटर घूमना प्रारंभ कर देती है। तो वो ब्रश की जो गलत स्थिति, मतलब गलत सलत ब्रश लगा दिए सप्लाई देने के लिए, तो वो चीज़ के कारण क्या हो जाता है कि कम्यूटेटर चमक उत्पन्न करता है, वहाँ पे स्पार्किंग होने लगती है। अगर पूछा जाए पेपर में जो कम्यूटेटर के जो ब्रश बने होते हैं वो कम्यूटेटर पर मोटर के अंदर जो ब्रश लगे होते हैं वो काय के बने होते हैं, तो कार्बन या कार्बन ग्रेफाइट के भी बने रहते हैं और कार्बन के भी बने रहते हैं। ऑप्शन में अगर कार्बन ग्रेफाइट मिल जाए, दोनों में कार्बन एवं ग्रेफाइट, तो उस पर लगाना है। कार्बन मिल जाए तो कार्बन पर लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाहरी ग्राउलर। तो इस पर आपको ध्यान देना है कि बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण है। ये जो कौन सा ग्राउलर परीक्षण है ये जो दर्शाया गया है ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखेगा और आपके सामने 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो इसमें से इस पर अच्छे से नज़र मार लेना कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं खुली कुंडली परीक्षण या ओपन कॉइल टेस्ट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, खुली कुंडली परीक्षण या ओपन कॉइल टेस्ट। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, खुली कुंडली परीक्षण। इंग्लिश में बोलते हैं ओपन कॉइल टेस्ट। वहाँ आपको इंग्लिश में भी ऑप्शन दिखेगा, हिंदी में भी ऑप्शन दिखेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय इस श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है। श्रेण लिखा है वो इसमें गलत लिखा है, श्रेणी है वो श्रेणी क्षेत्र मतलब सीरीज फील्ड को लघुपतित मतलब होता है शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय सीरीज फील्ड को शॉर्ट क्यों किया जाता है। तो प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, मोटर की गति बढ़ाने के लिए, मोटर की गति को कम करने के लिए, या रोटेशन की उच्च दिशा बनाए रखने के लिए। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रोटेशन की उच्च दिशा बनाने की। वो रोटेशन ही नहीं है, रोटेशन की है, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। रोटेशन मतलब होता है मोटर का घूमना। तो मोटर के घूमने की उचित दिशा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या है श्रेणी फील्ड को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। ये इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेव करना है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है। तो रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DC 4 पॉइंट स्टार्टर में
होल्डिंग कॉयल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में, मतलब 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल से जुड़े सीरीज प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो उसमें प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दे रहा है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित रखें, होल्डिंग कॉयल में करंट बढ़ाएं, होल्डिंग कॉयल को पकड़ें, होल्डिंग कॉयल में वोल्टेज कम करें। तो इसका जो आंसर रहेगा ए, इसका सही आंसर रहेगा होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में या डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का जो उद्देश्य रहता है वो होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित रखें, सीमित करें। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि डीसी मिश्रित मोटर में, यहाँ डीसी मिश्रित मोटर भी कह लो या डीसी कंपाउंड मोटर भी कह लो, तो डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है? डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन दिशा ही क्यों बदली जाती है? तो रोटेट की गति बनाए रखें, ऑप्शन ए दे रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है मोटर की विशेषताएं बनाए रखें। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। तो क्वेश्चन को समझना, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन दिशा क्यों बदली जाती है? तो मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, सभी जो क्वेश्चन हैं अभी तक 6 7 बार आ चुके हैं। जो जुलाई में जब आपकी फर्स्ट ईयर की परीक्षा हुई थी तब भी ये क्वेश्चन आए हुए थे। सप्लीमेंट्री की दिसंबर जनवरी में जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए थे, और इस बार भी ये 100% क्वेश्चन आएंगे, इसलिए क्वेश्चनों को मिस मत करना। तो जो चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र पूछ रहा है कौन सी मोटर का है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ये जो चित्र दिख रहा है वो काय का है? शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में इम्प्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? देखो ये क्वेश्चन मैंने डीसी जनरेटर में बताया था, वहाँ पर क्या था, डुप्लेक्स लिखा था इसकी जगह, तो अपन ने 4 में 2 का गुणा कर दिया था, 4 दूनी 8 हो गया था, लेकिन ये इम्प्लेक्स कह रहा है, तो 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो इम्प्लेक्स मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में इम्प्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, 2। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है? सामान्य गति मतलब जो नॉर्मल जो मोटर की स्पीड रहती है वो उस गति को बोलते हैं सामान्य गति। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है? मतलब कहने का जो है क्वेश्चन का कि कोई डीसी शंट मोटर है, वो जो नॉर्मल जो उसकी स्पीड रहती है उससे हमें कम स्पीड चाहिए, तो कौन सी विधि को अपनाएंगे उसमें? तो आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग करेंगे, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि अपनाएंगे? तो आर्मेचर नियंत्रण विधि। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश आवश्यकता क्यों होती है? डीसी मोटर को संचालित करने के लिए, मतलब डीसी मोटर को चलाने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका जो आंसर है डी इसका सही आंसर है, कम्यूटेटर खंड में स्पार्किंग कम कर देता है, कम्यूटेटर खंड में स्पार्किंग जो है कम कर देता है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? डीसी मोटर के लिए जो स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन ए में दे रहा है फील्ड धारा को सीमित करें, ऑप्शन बी में दे रहा है फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, ऑप्शन सी में दे रहा है मोटर की गति को नियंत्रण करें, आर्मेचर करंट को सीमित रखें। तो इसका जो सही आंसर है डी रहेगा। तो डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की इसलिए आवश्यकता होती है कि आर्मेचर करंट को सीमित रखें। क्या है कि स्टार्टर के माध्यम से आर्मेचर करंट को सीमित रखेंगे, तो लिमिट में रखेंगे आर्मेचर के करंट को, तो इससे क्या है कि मोटर ख़राब होने के चांस कम रहते हैं, इसलिए मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है?
डीसी कंपाउंड मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। कोई डीसी कंपाउंड मोटर है, उसकी क्या करना है, उसकी घुमाव दिशा है उसको बदलना है, तो वो कैसे बदली जाएगी। आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में करके, या क्षेत्र और आर्मेचर दोनों बदलकर, या श्रृंखला। तो आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर में जो करंट की डायरेक्शन है उसको बदल दो। इससे क्या है कि डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। जो डीसी सीरीज मोटर, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेन के अंदर जो ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन मतलब लाइट से चलने वाला, तो सभी ट्रेनें लाइट से ही चलती है, डीजल से अब बहुत ही कम ट्रेनें चलती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन मतलब लाइट से जो चलने वाली ट्रेनें हैं, उस ट्रेन की जो गति है, स्पीड है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसमें जो विधि अपनाई जाती है, फील्ड डायवर्टर विधि अपनाई जाती है। ये इसका सही आंसर है। तो इसमें यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में बन जाएंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन सी मोटर उपयोग की जाती है, तो डीसी सीरीज मोटर। क्लियर। अब वो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन सी विधि अपनाई जाएगी, तो फील्ड डायवर्टर विधि। अगला क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। ये क्या जो दर्शाई है, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ये चित्र आपको बना हुआ आएगा। ये क्या है, तो ये है बेवेज को हटाना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे ध्यान रखना है, ये जो इसको बोलते हैं बेवेज को हटाना। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। डीसी मोटर में करंट की दिशा, तो इसमें जो इसका वैसे तो आंसर इसका सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी वाला, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों इसको डी मान रहे हैं। जो इसका आंसर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो आपको अब जो भी है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में तो यही लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है, तो डीसी मोटर में करंट की जो दिशा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से की जाती है। लेकिन डीसी मोटर में तो जो नियम लगता है पूरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का लगता है। अब ये एनसीवीटी का जो नियमी पैटर्न है वो किस बेस पे मार रहे हैं, ये तो वही जाना। लेकिन आपको तो पेपर में 2 नंबर चाहिए क्वेश्चन के, तो वो ऐसे ही आपको इस पे ही लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाए कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। अगला क्वेश्चन है, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य क्या है। एनबीसी मतलब होता है नो बोल्ट कॉइल। 3 बिंदु, अब इसका पूरा सही सिस्टम से पढ़ा तो 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ सीरीज में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य क्या है। तो बला गुण को सुधारने के लिए, बी दे रहा है फील्ड करंट कम करें, बैक ईएमएफ को कम करें, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है डी इसका आंसर हो जाएगा कि 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का जो उद्देश्य रहता है, एनबीसी इसलिए लगाई जाती है गति में वृद्धि को रोकने के लिए, क्योंकि ओवर स्पीड में क्या होती है, मोटर की वाइंडिंग उखड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब आर्मेचर में अपन ने क्या, मोटर का जो आर्मेचर उसमें बाइंडिंग कर दी, तो उस बाइंडिंग का परीक्षण मतलब टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो परीक्षण करने के लिए इसका जो ऑप्शन है बी इसका सही ऑप्शन है, ग्राउलर। तो ग्राउलर का उपयोग क्यों कायम करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे पिच से अधिक है। तो ये जो है इसका जो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, इसका डी आंसर इसका सही हो जाएगा। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे पिच से अधिक है, तो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा, तो इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हमेशा मोटर पर तो बाएं हाथ का ही नियम लगता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और अगर यहीं पर डीसी जनरेटर में पूछ लेता तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का लगता फिर, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से।
अगला क्वेश्चन है बाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है। तो बाइंडिंग में टैप का उद्देश्य इसलिए क्या है, कंडक्टर लपेट है। इसका सी आंसर इसका सही हो जाएगा कि बाइंडिंग का उद्देश्य इसलिए होता है कि कंडक्टर लपेटा मतलब चालक लपेटा है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मोटर में है विशेषता होती है। तो ये संचयी यौगिक मोटर का जो चित्र है, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बना हुआ आएगा ग्राफ सा। तो ये इसको बोलते हैं संचयी यौगिक मोटर का जो ग्राफ है, उसकी विशेषता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ये जो बाइंडिंग का चित्रण किया गया है वो कौन सी बाइंडिंग है, आर्मेचर की कौन सी बाइंडिंग बोलते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो चित्र दिया गया है डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग का है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। जो ये दर्शाई गई है तो डीसी सीरीज मोटर, डीसी श्रृंखला मोटर मतलब डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण मतलब स्पीड कंट्रोल किस प्रकार का विधि बताई गई है। तो ये क्षेत्र समांतर विधि। देखो ये बाइंडिंग और ये बाइंडिंग एक दूसरे के समांतर में है तो उसको बोलेंगे क्षेत्र समांतर विधि या फील्ड पैरेलल मेथड। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। जो लिफ्ट होती हैं आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर या किसी मॉल के अंदर जो लिफ्ट लगी रहती हैं, तो उसमें पूछ रहा है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो लिफ्ट में जो मोटर का उपयोग किया जाता है वो डीसी संचयी यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है। ये आपको अच्छे से अपनी पर्सनल जानकारी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप ITI कर रहे हो तो कोई ये इंटरव्यू की पर्पज़ के हिसाब से एक वो इलेक्ट्रिक ट्रेन वाला, तो ये आपको अच्छे से आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए अच्छे क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं। तो डीसी संचयी यौगिक मोटर का उपयोग क्या में किया जाता है, लिफ्ट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है बी इसका सही ये इसका सही आंसर है। N बराबर EB बटा फाई। यहाँ पर EB क्या है, बैक EMF, फाई क्या है, फ्लक्स, N क्या है, मोटर की घूर्णन स्पीड। तो वही कह रहा है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए, स्पीड की ज्ञात करने के लिए, तो N बराबर EB बटा फाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है ये इसके अंदर, तो अच्छे से याद कर लेना इनको। अगला क्वेश्चन चाहो तो आप इनको नोट कर लेना, वैसे तो मैंने नोट्स दे दिए हैं तो उनमें आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस आपको समझने की और याद करने की ज़रूरत है। बाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है। तो कंडक्टर लपेट है, ये तो पहले ही आ चुका था। ये सी इसका सही आंसर है, कंडक्टर लपेट है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ये जो चित्रण किया गया है वो कौन सी आर्मेचर बाइंडिंग है। तो इसको बोलते हैं प्रगतिशील लैप बाइंडिंग। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऐसा चित्र बना हुआ आपके पेपर में दिखेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो इसको बोलते हैं प्रगतिशील लैप बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर का नाम क्या है। ये जो डीसी मोटर है इसका नाम क्या है। तो ये डीसी मोटर का चित्र दर्शाया गया है। देखो ये आर्मेचर है ये, और ये क्या है, फील्ड बाइंडिंग, और ये जो है आर्मेचर बाइंडिंग है। तो ये क्या है, समांतर में जुड़ी हैं। समांतर मतलब शंट मोटर। तो ये चित्र का है शंट मोटर का, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये शंट मोटर का चित्र है। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है। सीरीज मोटर बिना लोड के मतलब बिना भार के आरंभिक में मतलब स्टार्टिंग में उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है सीरीज मोटर। तो बैक EMF की अनुपस्थिति के कारण ये होता है, बैक EMF की अनुपस्थिति के कारण होता है। अगला जो क्वेश्चन है श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान कितना होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान कितना होता है। तो 155 डिग्री सेल्सियस होता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान कितना होता है, 155 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है। तो शॉर्ट कॉटेज बाइंडिंग बोलते हैं इसको। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है, शॉर्ट कॉटेज बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है।
तो इसका जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में इसलिए जोड़ते हैं उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। क्या है कि उच्च स्पीड में क्या है, कभी कभी मोटर की बाइंडिंग उखड़ जाती है, इसलिए क्या करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉयल लगा देते हैं शंट फील्ड के साथ सीरीज में। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। ये क्वेश्चन है, ये चित्र में आपको कंप्यूटर स्क्रीन में बना हुआ है, ये सप्लीमेंट्री में सब में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको बोलते हैं आर्मेचर डायवर्टर विधि। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्मेचर डायवर्टर विधि। अगला क्वेश्चन है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य और सामान्य से अधिक गति तक को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। मतलब कौन सी ऐसी विधि है जो मोटर को मतलब सामान्य गति भी और फिर सामान्य गति से नीचे शून्य मतलब मीडियम में चला सके। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य अधिक तक गति एक आसान बदलाव प्रदान कराता है। तो बार्ड लियोनार्ड विधि। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शंट फील्ड कॉयल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, शंट फील्ड को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो होल्डिंग कॉयल करंट बढ़ाएं, होल्डिंग कॉयल करंट घटाएं या शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो जैसे साफ ना चला तो उसकी वीडियो पिक्चर क्वालिटी जो एडवांस सेटिंग में जाके कम ज़्यादा कर लिया करो आप लोग। अगला क्वेश्चन है 4 ध्रुव मतलब 4 पोल डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। तो धारा प्रवाह को अलग दिशा में बहाना, कॉयल को समांतर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करते हैं। धारा प्रवाह को अलग दिशा में बहा दो तो क्या हो जाएगा कि डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता ज्ञात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कतरनी मशीनों के लिए कौन सी डीसी मोटर उपयोग किया जाता है। कतरनी मशीनों के लिए तो इसमें जो है संचयी यौगिक मोटर उपयोग में लेते हैं। कतरनी मशीनें वो होती हैं जैसे कोई मशीनें आती हैं जैसे कागज़ वगैरह जो कटिंग होती है उसको बोलते हैं कतरनी मशीन। तो उसके लिए कौन सी डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। तो आपको ये शब्द ध्यान रखना, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं। तो संचयी यौगिक मोटर या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अगला जो क्वेश्चन है जो शील्ड गलत लिखा हुआ है यहाँ पे बोलते हैं फील्ड कॉयल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। शील्ड नहीं है ये, यहाँ पर है फील्ड कॉयल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो फील्ड कॉयल के लिए जो तार का उपयोग करते हैं वो सुपर इनेबल तांबे का तार, ये इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। मतलब बनाने के लिए डीसी मोटर के प्रतिरोध को बनाने के लिए, तो ये प्रतिरोध बनाने के लिए यूरेका का उपयोग किया जाता है। डीसी मोटर में मतलब जो डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए या प्रतिरोध बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया था, तो यूरेका। अगला क्वेश्चन है भारी भार के अचानक भर्त करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संचय यौगिक मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो भारी भार के अचानक भर्त करने के लिए किस प्रकार डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो संचय यौगिक मोटर। अगला क्वेश्चन है निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। निरंतर गति ड्राइव, निरंतर मतलब कंटिन्यू वाली निरंतर गति ड्राइव के लिए किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला है, सी नहीं है इसका, बी आंसर सही है, डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉयल कैसे जुड़ा होता है। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉयल कैसे जुड़ा होता है। सीधी आपूर्ति के में, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, या आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, या साइड टेस्ट के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉयल कैसे लगा होता है, साइड टेस्ट के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है
उपकरण का नाम क्या है? ये जो उपकरण दिया गया है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो बोलते हैं वो बाहरी ग्राउलर बोलते हैं। डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित करते हैं? तो इसके लिए किस डीसी मोटर कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर निरंतर गति से संचालित करते हैं? तो इसमें जो है वो मोटर है विभेदक संचय लंबे शंट मोटर। किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति, नियत मतलब एक समान स्पीड, लोड भले ही घट रहा हो बढ़ रहा हो, हमें एक सी स्पीड चाहिए, तो वो कौन सी मोटर का उपयोग करेंगे? तो संचय लंबे शंट। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मतलब मोटर के अंदर जो आर्मेचर लगा रहता है उस वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए आप मेगर का उपयोग करेंगे। ये इसका सही, सॉरी यार, हाँ, केल्विन ब्रिज का उपयोग करेंगे, मेगर का नहीं करेंगे, इसमें ध्यान रखना इस बात का। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाएगा। डी इसका सही आंसर है। निरंतर गति का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रोटेट गति से नीचे गति देता है? फील्ड डायवर्टर विधि या टैप क्षेत्र विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि या आर्मेचर डायवर्टर विधि? यानी कि निरंतर का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रोटेट गति से नीचे गति देता है? तो डी इसका सही हो जाएगा, आर्मेचर डायवर्टर विधि। डी इसका सही आंसर रहेगा। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी मोटर में रोटेट गति से नीचे गति देता है? तो आर्मेचर डायवर्टर विधि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाइंडिंग परीक्षण इसमें दर्शाया गया है? तो कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया गया है? जो दिया गया है इसको चित्र को अच्छे दिमाग में रखना, यह है खुली कुंडली दोष। ये इसका सही आंसर है, खुली कुंडली दोष। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे गतियां को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? मतलब ऐसी कौन सी डीसी मोटर में सामान्य गति से ऊपर, मतलब जो नॉर्मल गति है वो उससे जाना भी चाहिए और कम भी चाहिए, नीचे भी चाहिए, प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इस जो विधि है वो बायर्ड लियोनार्ड विधि का उपयोग किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी में आती है? तो फाइबर ग्लास आता है। इसको सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ये आपको ITI में 80% प्लस से ऊपर लेके जाएंगे, इसलिए इनको अच्छी तरीके से आप समझ लेना। नोट्स तो मैंने भेज दिए हैं, PDF दे दिए और प्रिंट आउट भी दे दिए हैं। जो छात्र में प्रिंट आउट नहीं पहुँच पाए तो मैं ग्रुप में PDF डाल दूँगा, तो उसमें से देख के समझते रहो, इनको याद करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।